in order to minimize casualties and also the casualties among the civilians, we must have outside help. 3 नवंबर 1988 मालदीव कैपिटल मेल में एकदम से गोली बारूदी शुरू हो जाती है। असल में 100 से भी ज्यादा टेररिस्ट टूरिस्ट के डिस्गाइज में मेल एंटर कर जाते हैं और ये डिस्गाइज टेररिस्ट कुछ ही घंटों के अंदर कैपिटल सिटी की एयरपोर्ट को हाईजैक कर लेते हैं। और ये कोई आर्म टेररिस्ट नहीं थे। इन टेररिस्ट के पास राइफल्स और मशीन गन के साथ ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स थे। ये जो लोग थे असल में प्लॉट पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के मर्सनरीज थे। देखो मर्सनरीज वो लोग होते हैं जो तुमसे पैसा लेके तुम्हारे लिए टेररिज्म करते हैं। अब इन मर्सनरीज को भेजा किसने था इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो मर्सनरीज पहले एयरपोर्ट को हाईजैक करते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर लोकल रेडियो स्टेशन और चैनल के ऑफिसेस को भी घेर लेते हैं। साथ ही मर्सनरीज कुछ लोकल लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं और अपना नेक्स्ट टारगेट चूज करते हैं, मालदीवियन प्रेसिडेंट हाउस। Of the armed attack on Male on the 3rd of November and the reports of death and injury. The Indian forces who took part in the Maldives operation represent a most remarkable example of cooperation and friendship that should exist between nations. They have certainly demonstrated their readiness. 1965 में मालदीव के इंडिपेंडेंस के बाद इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। इब्राहिम के अंडर में मालदीव बहुत प्रॉस्पर करता है और इब्राहिम इंडिपेंडेंट मालदीव के फाउंडिंग फादर का रोल अदा करते हैं। इब्राहिम नासिर पूरे 13 साल तक मालदीव के प्रेसिडेंट थे, पर इनके टेन्योर के लास्ट के कुछ साल में इब्राहिम नासिर और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे करप्शन के चार्जेस लगने लगे और इन चार्जेस और एलिगेशन के कारण इब्राहिम नासिर की इमेज मार्केट में वीक हो गई और इसी वीक इमेज का खामियाजा इब्राहिम नासिर ने 1978 में चुकाया। 1978 में अब्दुल गियोम मालदीव के सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं, पर गियोम का प्रेसिडेंट बनना कई लोगों को रास नहीं आता और उन्हीं में से एक आदमी था अब्दुल्ला लुतुफी, एक मालदीवियन बिजनेसमैन। अब्दुल्ला लुतुफी के बिजनेस इंटरेस्ट को इब्राहिम नासिर की गवर्नमेंट केटर किया करती और उसे सपोर्ट करती, पर जैसे ही अब्दुल गियोम पावर में आते हैं अब्दुल्ला लुतुफी के बिजनेस इंटरेस्ट मालदीव में हिंडर होने लगते हैं और साथ ही साथ जो गियोम की गवर्नमेंट थी वो प्रो इंडिया थी, यानी इंडिया के फेवर में सपोर्ट किया करती और इस कारण कई सारे एंटी इंडिया लोग जो मालदीव में रहा करते वो भी गियोम की गवर्नमेंट को अपोज किया करते। 1980 और 1983 दो बार अब्दुल गियोम की सरकार को हटाने के लिए उस पर कू अटेम्प्ट किया गया था, पर जैसे तैसे अब्दुल गियोम ने मालदीव के रिसोर्सेज को यूज करके कू को साइलेंट कर दिया। पर 1988 वाला थर्ड कू काफी ज्यादा अलग था। 1983 के कू को बिजनेसमैन अब्दुल्ला ने फंड किया था और इस कू को सपोर्ट करने के लिए लोकल गुंडे पे प्लॉट के ट्रेड मर्सनरीज को यूज किया गया था और साथ ही साथ प्लॉट के इन्हीं मर्सनरीज को मशीन गन्स के साथ साथ आरपीजी ग्रेनेड्स प्रोवाइड किए गए थे। अब अपन अपनी कू वाली स्टोरी पे वापस आते हैं। मर्सनरीज प्रेसिडेंट हाउस की तरफ जाना शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली जैसे जैसे छिपाते हैं डिफेंस मिनिस्टर के घर चली जाती है और डिफेंस मिनिस्टर के घर से ही मालदीवियन प्रेसिडेंट नेबरिंग कंट्रीज से मदद मांगना शुरू कर देते हैं। पहले तो अब्दुल्ला श्रीलंकन प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं और श्रीलंकन प्रेसिडेंट ये बोल के मना कर देते हैं कि उनकी आर्मी 100 लोगों के कू को हैंडल नहीं कर सकती। श्रीलंका के मदद करने के बाद पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगी जाती है और दोनों कंट्रीज ये सेम ही रीजन देती हैं। तुम्हें यहाँ पे कुछ सस्पिशियस लग रहा होगा, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इन तीनों कंट्रीज के मना करने के बाद मालदीवियन प्रेसिडेंट यूएसए में फोन भिड़ाते हैं। यूएसए ये बोल देता है कि उनके नियरेस्ट बेस डिएगो ग्रासिया से मालदीव तक मदद पहुंचाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और जब यूनाइटेड किंगडम से मदद मांगी जाती है वो भी सेम रीजन देते हैं। पर यूके की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर मालदीवियन प्रेसिडेंट को एक आखिरी सलाह देती है कि क्यों ना आप इंडिया से मदद मांगे। फिर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गियोम आउट ऑफ डेस्परेशन आखिरी कॉल इंडिया में लगाते हैं। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को पता चलता है मालदीव की डेमोक्रेसी खतरे में है, राजीव गांधी मालदीव की मदद करने के लिए इमीडिएटली हाँ बोल देते हैं और यहाँ से ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत होती है। But I can tell you one thing, that the dissidents who were here were all Tamilians from Sri Lanka and Singapore. Which country? Sri Lanka. Then you contacted some... दिल्ली में पीएम राजीव गांधी कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग इंडियन आर्मी को मालदीव में ऑपरेशन कंडक्ट करने की परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ डीजीएमओ डायरेक्टिव जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इंडियन नेवी और एयर फोर्स को पूरा मैटर समझाती है। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा को इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर बनाया जाता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन कैक्टस। ये नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि मालदीव में जो कोरल रीफ होती है वो कैक्टस जैसी दिखती है। पूरे 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कुछ ही घंटे में कवर करने के बाद इंडियन आर्मी मालदीव की कैपिटल से थोड़ा
थोड़ा दूर हुलुले आइलैंड पे लैंड करती है। हुलुले आइलैंड पे लैंड होती इंडियन आर्मी बोट्स को यूज करके मेल जाती है और मेल पे जितने भी मर्सनरीज होते हैं उन्हें ढेर कर देती है। मेल के एयरपोर्ट को सिक्योर करने के बाद इंडियन आर्मी कुछ ही घंटों में लोकल रेडियो और लोकल न्यूज चैनल के ऑफिसेस को भी फ्री कर देती है। अब यहाँ से इंडियन आर्मी दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। पहला हिस्सा जाता है प्रेसिडेंट ऑफिस, वहां जाके मर्सनरीज को मारता है और मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर को सिक्योर करता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो बाकी बच्चे कुछ मिलिटेंट्स जो भागने की कोशिश कर रहे हैं मालदीव से, उन्हें ढेर करने की कोशिश करती है। अब तुम लोग गेस करो ये जो मर्सनरीज होते हैं वो मालदीव कैसे आते हैं? एक मोटर बोट से, एक जेट स्की से। ये तो छोटी मोटी चीजें इनके लिए। मर्सनरीज फ्रिगेट यूज करके मालदीव्स आए थे। पता नहीं प्लॉट के मेंबर्स कहां से कू के एक दिन पहले श्रीलंकन आर्मी की फ्रिगेट ही चुरा लेते हैं। चोरी की फ्रिगेट को यूज करके मर्सनरीज श्रीलंका वापस भागने की कोशिश करते हैं, पर इंडियन ओशन में फ्रेट गोदावरी और बेतवा उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती है। दोनों के बीच में कुछ घंटे तक मुठभेड़ चलती है जिसके अंदर 19 मर्सनरीज मारे जाते हैं और जो बाकी के मर्सनरीज फ्रिगेट पे होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑपरेशन कैक्टस पूरे 18 घंटे तक मालदीव में चलता है और सिर्फ 18 घंटे के बाद मालदीव में स्टेबिलिटी वापस आ जाती है। और उस टाइम की यूके की प्राइम मिनिस्टर इंडिया को थैंक यू बोलती है मालदीव की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। Hostages. Has it helped the Kashmiris? Or has it really helped the Indian government in its propaganda against the Kashmiri uprising? People in Pakistan believe that this Al-Farabi is a अब तुम लोग ये सीन समझो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था, कुछ कंट्रीज ने मालदीव की मदद करने से इनकार कर दिया था। एक एक करके उन्हें कवर करते फटाक से। पहला श्रीलंका, तुम लोग खुद बताओ, कुछ दिन पहले श्रीलंकन आर्मी की पूरी फ्रिगेट चोरी हो गई। असले से भारी फ्रिगेट श्रीलंका से मालदीव कैसे आ गई, किसी कोस्ट गार्ड की कोई नजर ही नहीं गई। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दूसरा सिंगापुर में बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी के कुछ बिजनेस पार्टनर रहा करते थे जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे और उस टाइम के कई सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट जो मालदीव में थे उस टाइम की गवर्नमेंट केटर नहीं कर रही थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तीसरा पाकिस्तान, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी मालदीव में वो थी प्रो इंडिया। अब तुम लोग खुद गेस करो प्रो इंडिया गवर्नमेंट की पाकिस्तान क्यों ही मदद करेगा? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। इंडिया के लिए उस टाइम भी और आज भी मालदीव जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा नेसेसरी है। अब उस टाइम पे तो इंडियन आर्मी ने मालदीव को बचा लिया, पर आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट को मालदीव को बचाने की जरूरत है। ये थी ऑपरेशन कैक्टस पे पूरी वीडियो। अब तुम्हें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगल समझना मालदीव का इंडिया के लिए आज की डेट में, तो ऊपर तुम्हें टाइम स्टैम्प में वीडियो मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चेकआउट कर लेना।